यह विषय आपके सामने में होगा। पूर्वी भाषा अर्थात भारत के पूर्वी प्रदेशों की भाषा, पूर्वी क्षेत्र की भाषा, इस बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश में भारत में पूरब का एक खास महत्व है। पूरब की ओर जाना यानी जहाँ से सूरज निकलता है। जहाँ से सूरज निकलता है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों में मैंने नहीं जाता, मैं बस इसके जो लोक में जो संदर्भ है, सूरज का उगना और सूरज का डूबना, हालांकि घूमती पृथ्वी है, लेकिन उस हिसाब से अगर शास्त्रीय और साहित्य के लिहाज से देखा जाए तो सूरज उगता है और हमारे भारतीय वाङ्मय में सूरज उगता है। पूर्वी सभ्यता को जो पूर्वी जो क्षेत्र है भारतीय सभ्यता का, चूंकि भारत स्वयं एक पूर्वी क्षेत्र है, इस विषय को रखने के पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो पूर्वी क्षेत्रीयता यानी भारत की क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय अस्मिता। दूसरा पूरब यानी बिहार, बिहार भी पूरब में है और यह विश्वविद्यालय बिहार में है, भारत में है और मिथिला में है। मधेपुरा मिथिला का सबसे महत्वपूर्ण जिलों, मिथिला के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है और यह माननीय बीएन मंडल साहब की, बीपी मंडल साहब की भूमि है, जहां से भारत में सामाजिक न्याय की रणनीति की पूरी शुरुआत होती है। तो ऐसे महान पुरखे की के श्रम और संघर्ष की पूरी निशानी मधेपुरा है। और सबसे मजेदार बात कि जिस तरह भारत विश्व मानचित्र पर पूरब में है, बिहार भारत के मानचित्र पर पूरब में है, मिथिला मानचित्र पर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में है, मधेपुरा मिथिला के पूर्वी क्षेत्र में है, सबसे पूरब का मामला है। और इसलिए पूर्व से बना जो पौरस्त्य शब्द है या पौर्वात्य शब्द है, यह पाश्चात्य का विलोम है। इसीलिए पूर्वी भाषाओं में कई छोटी बड़ी भाषाएं आ जाएंगी, लेकिन मुख्यतया मैं उन भाषाओं का जिक्र करना चाहता हूँ और उन भाषाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो जो किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें किसी न किसी रूप में शामिल है। उस उन तमाम भाषाओं के बीच की जो सांस्कृतिक एका है, उसमें मैथिली की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर मैं बहुत अपनी बात को बहुत एलोबरेट ना करके बहुत टू द पॉइंट कहने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो भाषाएं आएंगी वो मुख्यतः बांग्ला, असमिया, उड़िया, नेपाली और मैथिली, इन्हीं भाषाओं को केंद्र में मैंने रखा है। अब आगे के दिनों में हो सकता है इसमें कुछ भाषाएं जुड़ जाए, तो मैं उसको जब आगे बात होगी तो देखा जाएगा। बहरहाल इन सभी भाषाओं के केंद्र में मैथिली को रख करके उसके आंतरिक भाषाई सूत्रों की पड़ताल करने की चेष्टा कर रहा हूं। पूरब की ओर चलना हमेशा सकारात्मक माना गया है भारतीय वाङ्मय में, भारतीय लोक में। पूरब की तरफ चलना यानी विकास की ओर चलना। इसीलिए भारत में सारी चीजें शुरू हुई। अंग्रेज भी जब आए तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इसीलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय संस्कृति ही पूरब की संस्कृति है। इस पूरब की संस्कृति में मिथिला की संस्कृति का अपने आप में एक बहुत महत्व है और उस मिथिला को आप अगर देखते हैं तो ये इस रूप में देखिए कि भाषा की एकात्मता का सूत्र वहाँ कैसे प्रकट, आप वहाँ से कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मेरा जन्म उस क्षेत्र में हुआ, मिथिला क्षेत्र में हुआ, सहरसा मधेपुरा के क्षेत्र में हुआ। मैं ये मानता हूँ कि मेरी पढ़ाई 10वीं तक की पढ़ाई मधेपुरा में जिले में हुई है। तो उस मिथिला की जो वो भूमि है वो मेरे दिमाग में सिर्फ अंकित नहीं है, मैं उसको बहुत ही सांस्कृतिक रूप में देखने की चेष्टा कर रहा हूँ। चूंकि भाषा की एकात्मता का जो सूत्र रूप है वह आपको विभिन्न भाषाओं के बीच में लड़ाई नहीं पैदा करती है, वो आपको एक दूसरे के निकट ले जाती है।
यहाँ पर मैथिली भाषा को लेकर के, भले मैं मैथिली भाषी हूँ, लेकिन मैं कोई आग्रह, अतिरिक्त आग्रह नहीं रखूंगा, और जो भी बात रखूंगा जो कि भारतीय संस्कृति के लिहाज से किस प्रकार से मिथिला आपको उसमें केंद्रीय भूमिका निभा सकती है, उसको जाहिर करते हुए हमारी मंशा यहाँ पर बात रखने की है। भाषाई सांस्कृतिक एकता के लिए पूर्वी भाषाओं की एकात्मता के रूप में उपयोग की आवश्यकता पर संदर्भ के साथ समग्र मूल्यांकन और उसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालने का काम जरूरी है, जो रह गया है। मैथिली भाषा बांग्ला के बहुत करीब है, इतनी ज्यादा करीब है कि एक दक्षिण भारतीय विद्वान, अगर दक्षिण भारतीय सामान्य जनता यह नहीं तय कर पाएगी कि बोली गई भाषा मैथिली है या बांग्ला है, असमिया है या मैथिली है या बांग्ला है या उड़िया है। यह जो इसमें इतनी निकटता है, इसकी इतनी सांस्कृतिक निकटता है, जिससे इसको अलगाना बहुत सही नहीं है। उड़िया नेपाली से भी मैथिली की खास निकटता है। मैथिली तथा हिंदी दोनों, मैथिली जो है वो हिंदी और बांग्ला दोनों के निकट रही है, और दोनों ही भाषा समूह के लोग इसे एक दूसरी भाषा की बोली बताते रहे हैं शुरू से ही। बहरहाल उस विवाद के प्रकरण में मैं कतई नहीं जाऊंगा। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद है, और हम इस विश्वविद्यालय को धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने इस विषय को चुना और अपने क्षेत्र और उसकी सांस्कृतिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए ऐसे विषय को चुना है जो कि भारत, भारतीयता और उसके पूर्वी पने और उस विश्वविद्यालय के लोकेल को बरकरार रखने में एक केंद्रीय सांस्कृतिक भूमिका निभा सकती है। इसलिए मैं BN मंडल विश्वविद्यालय के प्रति यहाँ अपना बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ऐसा विषय लिया है। बाकी विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा, मैं न रहूं किसी और से, लेकिन जो क्षेत्र है उसकी भाषिक जो अस्मिता है उसको साथ लेकर के बात होनी चाहिए। आप अपने लोकेल को पहचानिए, आप किस भूमि के हैं उसको समझिए। जो भूमि क्रांति की भूमि है, मधेपुरा की भूमि से पूरे भारत में समाजवादी राजनीति की शुरुआत होती है। मधेपुरा की भूमि कभी भारतीय इतिहास में आज तक उसने वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया है, वो प्रतिरोध की जमीन है, और खाटी मिथिला का जो देशज अस्मिता है वो वहां पनपती है। इसलिए बाबा सिंहेश्वर स्थान से लेकर के तमाम ऐसे पावन क्षेत्र है, उस पर मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगेगा कि मैं अपने क्षेत्रीयता का महिमा मंडन कर रहा हूँ। बहरहाल नवीन भारतीय भाषा की जो सामान्य प्रवृत्ति जितनी रही है वो मैथिली में भी है। मैथिली की धातु रूपावली में अद्भुत संश्लेषणात्मक जो जटिलता है, जटिलता की स्थिति में किसी प्राचीन भाषा से विलक्षण और उसे पृथक बनाती है। एक मैथिली भाषा सीखकर आप बांग्ला, असमिया, उड़िया, नेपाली आदि भाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं। इन सभी पूर्वीय भाषाओं में मैथिली भाषा हिंदी के चूंकि सबसे निकट है, बांग्ला की तुलना में, उड़िया की तुलना में, असमिया की तुलना में, नेपाली की तुलना में, इसीलिए हिंदी के सबसे निकट है। इसलिए हिंदी भाषी, अगर हिंदी भाषी स्वभावतः विद्यापति को पढ़ते समझते हैं, अगर वो इस भाषा को एकमात्र अपनी भाषा को ठीक से समझ लें, और सारी भाषा अपनी ही भाषा होती है, बांग्ला भी हमारी कोई मतलब बैरी भाषा नहीं है, नेपाली भी हमारी भाषा है, हम सब की भाषा है। भाषाएं दीवार नहीं खड़ी करती, भाषा तो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है। भाषा का काम सिर्फ अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। यह ध्यान रहे कि लोग बहुत आम फहम ढंग से कहते हैं जिसमें हम अपनी बात को लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं वही भाषा है। सर वो भाषा नहीं है, सिर्फ वही उतनी ही भाषा की समझदारी नहीं है जिसमें हम लिख कर, पढ़कर, बोलकर प्रकट करते, वो तो भाषा है ही। जिसमें ये काम नहीं करते हैं वो भी भाषा है। भाषा का एरिया, भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह छीना झपटी नहीं है। लोगों को देखता हूँ छोटी छोटी भाषाओं के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, तलवार भांजते हैं। आज पूरब में स्थिति ज्यादा गड़बड़ है, इसीलिए मुझे इस विषय पर बात करने की आवश्यकता है। एक तरफ गोरखालैंड को लेकर के बंगाली और नेपाली में संग्राम की स्थिति छिड़ी हुई है,
मैथिली और अंगिका को लेकर के अलग वाद विवाद चल रहा है। इन तमाम इस तरह की जो, हालांकि इसमें बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं, लोग क्यों विवाद करते हैं छोटी भाषाओं में भी, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। किसी की भाषा कोई छीन नहीं सकता। अगर आप अपनी भाषा के प्रति सजग हैं तो आपके ये मनुष्य होने का प्रमाण है, आपकी कोई ये अतिरिक्त योग्यता नहीं है। अगर मेरा प्रेम मैथिली भाषा को लेकर है तो यह कोई ये मेरी कोई विशिष्टता नहीं है, यह सिर्फ मेरे मनुष्य होने का प्रमाण है कि मैं जिस भूमि में जन्म लिया उस जगह की मिट्टी से हमारा एक सांस्कृतिक लगाव है। हालांकि मैं 10वीं के बाद तो वहाँ रहा नहीं ठीक से कभी भी उस क्षेत्र में, तथापि मैथिली को अगर आप देखें तो मैथिली, बंगला, असमिया और उड़िया, नेपाली की भाषिक संरचना भी बिल्कुल एक जैसी है। मैथिली में बोलते हैं अपने ऐठम बैसू, बंगला में बोलेंगे कि अपना रेटा बोसून, असमिया में बोलेंगे आपुनी एटा बोसो। अब इस तरह की जो सिमिलरिटी है, आखिर ये सिमिलरिटी महज शब्दों की सिमिलरिटी नहीं है, एक सांस्कृतिक सिमिलरिटी है, सांस्कृतिक समानता है। इसको समझने की जरूरत है। यह समझ लीजिए कि रविंद्र बाबू, शरत बाबू और बंकिम चंद्र से लेकर के श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, और अगर आप उड़िया में फकीर मोहन सेनापति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपको वाया विद्यापति जाने से आसानी होगी। आप यह समझ लीजिए कि नाम जो जगहों के रखे गए हैं, आखिर क्यों? मैथिली पूर्वी भारतीय भाषाओं का प्रवेश द्वार है। अगर लोग, आप अपनी जगहों से चिन्हित करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कटिहार यानी कमरबंद, वो भाषा का कमरबंद है। पूर्णिया यानी पूर्ण इया, मतलब यहाँ सारी चीजें आकर के पूर्ण हो जाती है। पूर्णात पूर्णस्य पूर्णाहम। और और जो बात है दरभंगा, दरभंगा का अर्थ ही है द्वार भंग, द्वार भंग का अपभ्रंश होकर के दरभंगा। इसी तरह से आप और भी जगहों के विश्लेषण में, सहरसा, ये ज्ञान विज्ञान दर्शन का क्षेत्र है, यहाँ आइए सहर्ष आ। इसीलिए ये मधेपुरा यानी मध्य है, ये भाषा का मध्यपुर है, भाषिक अस्मिताओं का मध्यपुर, इसीलिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि अगर विद्यापति के पाठ को आप आधार बनाते हैं तो शंकर देव के असमिया पद हो या बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ के का साहित्य हो, राष्ट्रगान से लेकर के राष्ट्रगीत तक हो, उसके प्रभाव को समझ पाएंगे आप। उदाहरण देखिए, छंद साम्य और भाव साम्य कितना ग्रहण किया है विद्यापति से रविंद्र बाबू और बंकिम बाबू ने, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। एक पद है विद्यापति का, कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारु हासिनी। ये अब कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारु हासिनी, ये हो गया। अब इसका प्रभाव देख लीजिए, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये यहाँ आ जाती है बात। फिर आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा राष्ट्रगीत में किस तरह से समता है। इस समता के कारण शब्द समता है, जो संस्कृत शब्दावली की समता है, उसका मैथिली का प्रयोग है। आदिकालीन चूंकि काव्य भाषा रही है मैथिली, बंगला, असमिया, उड़िया, नेपाली को कुछ विद्वान मैथिली का स्वाभाविक विकास तक कहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है। रविंद्र बाबू ने भानु सिंगेर पदावली की जिस ब्रजबुली में रचना की है उस पर भी मैं आऊंगा। मैथिली में रचित वैष्णव पदावली कालांतर में ब्रजबुली या ब्रजबोली के रूप में प्रचलित हुआ। ब्रजबोली मूलतः वैष्णव पदावली है।
बांग्ला साहित्य के आचार्य सुकुमार सेन इस ब्रजबुली के संबंध में लिखते हैं, ब्रजबुली मूलतः मैथिली भाषा से उत्पन्न होकर भी बंगाली कवियों द्वारा बांग्ला भाषा और बांग्ला साहित्य के रस संचार से पुष्ट एवं परिवर्धित हुई है। यहाँ पर आप और मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी दसन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले। अब यह इसका प्रभाव देखिए कि क्रुद्ध सुरपि बल निपातिनी महिष शुंभ निशुंभ घातिनी भीत भक्त भयापनोदन पावला पाटला प्रबले। इसका जब राष्ट्रगीत के संबंध में बंकिम चंद्र लिखते हैं कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। और यह जो इसका जो विद्यापति का जो सेकंड पैरा है, क्रुद्ध सुररूपी बल निपातिनी, इसका देखिए कि सप्त कोटि कल कंठ कल कल निनाद कराले द्विशत कोटि भुजैर धृत खरकर वाले अबला केन माँ एक बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुबल वारिणी मातरम। ये बंकिम बाबू का प्रभाव है। राष्ट्रगान से लेकर के राष्ट्रगीत की पृष्ठभूमि में जिस भाषिक संरचना का इंद्रधनुष खिलता है उसका नाम है मैथिली। उसी मैथिली के प्रभाव में निर्मित छंद जनगण मन से लेकर वंदे मातरम तक जाकर अपना विकास करता है। ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ छंदों की सम्यता नहीं है, सिर्फ तत्सम शब्दावली की में को लेकर के व्याकरणिक या व्याकरण सम्मत साम्यता ये नहीं है। यहाँ उस भाषा की भाषिक परंपरा का स्वाभाविक विकास है जिसका आधार विद्यापति की मैथिली है। इस संदर्भ में अगर आप त्रिलोक्यनाथ भट्टाचार्य का यह कथन ध्यान देंगे कि विद्यापति और चंडीदास की अतुलनीय प्रतिभा से समस्त बंग साहित्य उज्जवल और सजीव हुआ है। बांग्ला साहित्य में भी विद्यापति का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना मैथिली में, जितना हिंदी में। बांग्ला साहित्य के प्राय सभी इतिहासकार इस बात पे एकमत है कि विद्यापति और चंडीदास वैष्णव साहित्य के आदि गुरु थे। श्री कुमार बंदोपाध्याय, जिनकी किताब है कि बांग्ला साहित्य कथा, वो विद्यापति और चंडीदास वैष्णव पदावली साहित्य आदिम उत्स नाम से वो लिखते हैं। फिर जेसी घोष की जो बंगाली लिटरेचर है, या सुनीति कुमार चटर्जिया की जो ओ एंड डे ऑफ बंगाली लिटरेचर, दिनेश चंद्र सेन की बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सुकुमार सेन हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरेचर, ऐसे कितने उदाहरण हैं जो कि बांग्ला के आचार्य इस संदर्भ को रखते हैं। और वो कई आचार्यों ने इस चीज को सिद्ध किया है कि मैथिली जो है वो प्री बांग्ला है। और यह चीज सिर्फ बांग्ला को लेकर है ऐसी बात नहीं है। अगर जयदेव विद्यापति और चंडीदास ने एक समान भावभूमि की पर काव्य रचनाएं भी की है, जो कि भाषिक इंद्रधनुष को खिलाने की, उसको पुष्पित पल्लवित करने की वहां चेष्टा दिखेगी आपको। जैसे जयदेव कहते हैं कि स्तविनी हितमपिहार मुदारम सा मुनते कृष्ण तनुरतिमारम। विद्यापति कहते हैं निंदय चंदन परिहरि भूषण चान मान जनि आजी। बाबू नगेंद्रनाथ गुप्त का यह बंगला का कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो वो कहते हैं कि विद्यापति चेरु अनुकरण हई आछी बोध हई कौन देश कौन कबीर तद्रुप है नाई। ये बांग्ला का कथन है कि विद्यापति जे रूप अनुकरण हई आछी, विद्यापति जे रूप अनुकरण हई आछी बोध हई कोनो कोनो देश देश कौन कबीर तद्रुप है नाई। ब्रज भाषा, वैष्णव साहित्य, ब्रजबोली की जड़ में वही मैथिली है जिसका प्रत्यक्ष संबंध विद्यापति से है। कालांतर में जिस साहित्यिक ब्रज भाषा का निर्माण हुआ उसकी जड़ में वैष्णव पदावली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की पदावली के बिना परवर्ती ब्रज भाषा के पद साहित्य का अध्ययन पूर्णांक नहीं हो सकता। यहाँ अब मैं इसको थोड़ा जटिल न बनाते हुए बहुत आसान शब्द में कहूँ
कि भक्ति रत्नाकर कर्ता एक नरहरि चक्रवर्ती हुए, उन्होंने लिखा कि ब्रजे मधुर लीला या सुनि दर्व शिला गायलन कवि विद्यापति। इसके अलावा ब्रजबोली विद्यापति की मैथिली का अपभ्रंश मात्र है, यहाँ तक कह दिया है उन्होंने, तथा तत्परवर्ती कवियों की कल्पना सृष्टि है। इस तरह देखिएगा तो ब्रजबोली के उद्भव विकास में हर चीज में मैथिली का एक मैथिली की एक केंद्रीय भूमिका ब्रजबोली के विकास में है। वही ब्रजबोली कालांतर में बंगला में जो आपके बंगला साहित्य में जो वही ब्रजबोली सिद्ध होकर के वैष्णव पदावली के रूप में अर्थ ग्रहण करती है। असमिया और मैथिली में भी बहुत समता है, और इसको एक विद्वान नहीं कई कई विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है। श्रीमंत शंकर देव, जो कि वैष्णव परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्होंने स्वयं कई ऐसे पदों की रचना की है जिसकी भाषा को के अध्ययनोपरांत वह असमिया है या मैथिली यह कहना एकदम मुश्किल है। उसी प्रकार माधव देव आदि कवियों ने भी, अगर मैं पद पढ़ूंगा तो थोड़ी कठिनाई होगी आपको, हालांकि मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन यहाँ पर जो पद का उदाहरण है वो बहुत आपको स्पष्ट समझ में ना आ सकता है, क्योंकि असमिया थोड़ी कठिन है। फिर भी देखिए, ये कहते हैं, ये बहुत हल्का आसान सा एक पद में पढ़ रहा हूँ असमिया का। श्याम तनु पीत अंबर लासा बदन छंद रच ईशत हासा नयन पंकज भुज लंबिजान कंठे कौस्तुभ नव शोभित भान। माधव देव का एक पद है कि ब्रज मंडल रस रास रसिक गुरु करत अनंत रस केली। असमिया से मैथिली की समीपता के पीछे का कारण बहुत स्पष्ट रहा है। ब्रज, एक तो ब्रजबोली जिसमें असमिया की भी वैष्णव पदावली निर्मित होती है, और दो जो असमिया ब्रजबोली साहित्य के दो भेद हैं, एक बरगीत और दूसरा अंकिया नाट। अंकिया नाट में गद्य पद्य का सम विभाग है। असम का ब्रजबोली गद्य उसकी खास विशेषता है। इस प्रकार बंगाल एवं उड़ीसा के ब्रजबोली साहित्य से इसका विशेष अंतर है। एक बीके बरुआ हुए असमिया साहित्य के बड़े विद्वान थे। उन्होंने लिखा कि बीके बरुआ असमिया साहित्य के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उन्होंने लिखा कि मैथिली के साथ शंकर देव के प्रत्यक्ष संपर्क का श्रेय कामता की राजसभा को है। कामता की राजसभा यानी कूच बिहार। उस समय 1540 में मल्लदेव कामता के अधिपति थे। मल्लदेव की उपाधि नर नारायण की थी। नर नारायण कला और संस्कृति के महान पृष्ठपोषक थे। असमिया और मैथिली की समानता के कारण ऐतिहासिक है। कामरूप और विदेह का परंपरागत संबंध इतिहास से है। शंकर देव ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया वह विद्यापति की ही परंपरा है। और उड़िया और मैथिली में भी उतनी ही समानता है। उड़िया के साथ दिक्कत यह है, मैथिली की जो लिपि है, देखिए यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि मैथिली बंगला और असमिया की जो लिपि है वह एक है। उसको अलग अलग नाम से आप पुकार सकते हैं, वह लेकिन लिपि मूलतः एक है। संरचना के आधार पर मैं कह रहा हूँ। फिर वो औच्चारणिक स्तरों पर थोड़ी उसमें मैथिली जो पहले के टेक्स्ट हैं वो सब उसी लिपि में लिखे गए हैं। उसको आप तिरुताक्षर कहिए, मिथिलाक्षर कहिए, तिरुता कहिए, असमिया आखर कहिए, बंगला आखर कहिए, चाहे जो नाम दीजिए, लेकिन है वो एक। जिस तरह देवनागरी अलग अलग भाषाओं में जाकर के वो रहती देवनागरी है, और उस भाषा का स्वाभाविक रूप से उस भाषा में वो दर्ज हो जाती है देवनागरी। तो वही हालत, लेकिन उड़िया के साथ साथ यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उड़िया की जो लिपि है वो वही लिपि नहीं है। उड़िया की लिपि थोड़ी कठिन है, मुझे लगती है, ऐसा मैं मानता हूँ कि उड़िया की जो लिपि है वो थोड़ा उसमें घुमाव ज़्यादा है। लेकिन भाषिक रूप से देखेंगे और उसका सांस्कृतिक विकास देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष संबंध कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से
आपके क्षेत्र से, मिथिला क्षेत्र से है। उड़ीसा मैथिली की समता के कारण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजा जो वहाँ के हुए 1504 और 1532 के बीच में, राजा प्रताप रुद्रदेव, उड़ीसा की भाषिक परंपरा में वो ब्रजबोली का जो योगदान था, ब्रजबोली के विशेषज्ञ रहे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आचार्य थे प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन झा, मैथिली के बड़े लेखक हुए। इन्होंने लिखा है कि उत्कल प्रदेश के वैष्णव साहित्य का काफी अंश ब्रजबोली में है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रजबोली पर सबसे जो सटीक काम, व्यवहारिक काम दिखता है, वह प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन झा का दिखता है। शैलेंद्र बाबू न सिर्फ ब्रजबोली के विशेषज्ञ रहे, बल्कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। कई मतलब अच्छे कथाकार थे, विद्वान थे, और उन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया। ब्रजबोली का जो स्वरूप उड़िया में विकसित हुआ, उसके आदिकर्ता बैजनाथ या बैजलदेव माने जाते हैं। और वही ब्रजबोली कालांतर में जाकर के क्रियापद के आधार पर भी इतनी समता है मैथिली और उड़िया में। एक उदाहरण देता हूं कि उड़िया में अगर मैथिली में एक था अगर कहेंगे तो मैथिली में बनेगा ठीक, ठीक। बांग्ला में कहेगा थाके, वही ठीक जो है वो बांग्ला में हो जाता है थाके। और जो ह है मैथिली में हो जाएगा हैत, होथोन। अगर इसको अपने उसमें होथोन, हेबे, होलहोम। छ अगर लेंगे तो छल, छलिन, छलों। अच्छी जो है, अच्छी जिसको पढ़ते हैं, वो अस्ति है संस्कृत का, वो कालांतरित में अस्ति, अच्छी और है बना है। किसी न किसी रूप में संस्कृत एक भारतीय भाषाओं के विकास में एक संस्कृत की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अगर आप पूर्वी भाषाओं की भाषिक संरचना को देखते हैं, उस आधार पे आप पाएंगे कि हर भाषाओं की भांति मैथिली जो है, इनका आपस में एक सांस्कृतिक एका है। नामवर सिंह बहुत अच्छा लिखते हैं हिंदी के विकास में, अपभ्रंश का योग विषय में। हालांकि उन्होंने राजशाही को लिया है, पर मेरा मानना है कि मैथिली राजशाही से विकसित हुई भाषा नहीं है। मैथिली भाषा न तो राजशाही से विकसित हुई है, न आपकी भाषा किसी जाति से विकसित हुई है। बकौल डॉक्टर तारानंद वियोगी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं आज की तारीख में आपके हमारे क्षेत्र में। तो तारानंद वियोगी ने कहा है कि मैथिली जो है वो अवर्णों की भाषा रही है, मिथिला क्षेत्र के पंडितों की भाषा नहीं रही है। मिथिला क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक रूप से एक तरफ पांडित्य का भी क्षेत्र रहा है। जैसे काशी एक तरफ पांडित्य का क्षेत्र था, उसी तरफ मिथिला भी कर्मकांड और पांडित्य का क्षेत्र रहा है। तो तारानंद वियोगी ने, चूंकि तारानंद वियोगी दलित वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, और हालांकि वो सिर्फ इस वर्ग के नहीं है, वो तो संपूर्ण भारतीय वांग्मय के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, लेकिन एक बड़े शोधकर्ता हैं। उन्होंने तमाम मसलों पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है कि अवर्णों की भाषा मैथिली है। क्योंकि मिथिला क्षेत्र में जो पांडित्य की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी, वो संस्कृत थी। और यह बात कोई अगर इसको जातीय मतलब जाति समीकरण से देखें तो यह बात कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा है। एक अन्य पिछड़ा, सामाजिक न्याय के लिए जिस वर्ग ने अपनी लड़ाई लड़ी, उस वर्ग से आया हुआ एक महत्वपूर्ण रचनाकार ये कह रहा है, उस भाषा का रचनाकार ये कह रहा है कि मैथिली मूलतः अवर्णों की भाषा रही है, चूंकि मिथिला के पंडितों की भाषा संस्कृत रही है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाषा न किसी जाति की होती है, न किसी धर्म की होती है। भाषा का किसी धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। अगर आप मैथिली के प्रकरण को ही समझें तो सबकी है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं उसकी भाषा है। अब उसमें आप खोजेंगे कि
नहीं, एक जने जैसा बोलता है वैसा ही दूसरा बोले तो ये एक साम्राज्यवाद है। फिर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से अपनी बात रखें। तो मैं इस चीज पर बात कर दूं कि मैथिली के पास ऐसा विद्यापति जैसा कवि है जो भारतीय भाषाओं की सीमाओं का सर्वाधिक उल्लंघन करते हैं। ऐसा कवि दूसरा कोई नहीं है जो कि सर्वाधिक उल्लंघन करे भारतीय भाषाओं की सीमा का। एक साथ विद्यापति उसी रूप में मिथिला में है, बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, असम में है। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में है। विद्यापति किसी न किसी रूप में भोजपुरी भाषियों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनके गीतों की पैरोडी पैरोडी पर वहां भी लोकगीत विकसित हो चुके हैं। इसलिए भगवत शरण उपाध्याय कोट करते हुए कहते हैं कि सबके अपने अपने विद्यापति हैं। तो मैथिली के पास विद्यापति जैसा कवि है जो भारतीय लोक परंपरा का सर्वाधिक विस्तृत और विश्वसनीय स्वर, जो विश्वसनीय स्वर है वो विद्यापति का है। समूचे भारत की भू परिक्रमा करने का की जो विराट चेष्टा है वो इन्हीं के पास है। अपनी रचनाओं में जो न सिर्फ भक्ति बल्कि श्रृंगार, नीति, राजधर्म, शिक्षा, समाज और संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना का ताना बाना बुनते हुए विद्यापति आपको दिख जाएंगे। विद्यापति होने का सीधा अर्थ है वाक और अर्थ का समन्वय, धर्म और मनुष्यता का समन्वय, आध्यात्म और मूल्यों का समन्वय, साथ ही विराट पंथ निरपेक्ष अवधारणा और उपासना पद्धति का समन्वय। लोक और शास्त्र दोनों परंपराएं इनके यहाँ खूब फली फूली। इसीलिए विद्यापति के गीत जिस तरह मिथिला के समस्त लोक संस्कारों में प्रचलित हैं, उसी तरह शास्त्रीय गायकों के मधुर मधुर कंठों में विद्यापति मिलते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कोई बांग्ला फिल्म देखता हूँ और उसमें विद्यापति के गीत गूंजते हैं, तो मुझे लगता है कि बंगाल का जो समाज है उस पर विद्यापति का आखिर क्या प्रभाव रहा है। पदावली के गीत जो है वो आंगन में, रसोई, पूजा घर और चौपाल से लेकर खेत खलिहान और महफिलों में शामिल है। वहां के सभी वर्गों जातियों के बीच उनके गीत उतने ही लोकप्रिय हैं। बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और समूचे बिहार से लेकर उत्तरी और पूर्वी भारत में इनके गीतों से सभी संस्कार जुड़े हुए हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप भले किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी मान्यता में हो, लेकिन आप यह देखिए कि हर आंगन से, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, विद्यापति के गीत 16 संस्कार में बजते हुए सुनाई देने लगते हैं। और ये विद्यापति की खासियत है, उस भाषा की सांस्कृतिक खासियत है। जितनी यह विद्यापति की खासियत है उतनी मैथिली की भी खासियत है। अब जो बात, चूंकि विद्यापति मैथिली कविताएं भारतीय भाषाओं का प्रवेश द्वार है, मैथिली पूर्वी भाषाओं का प्रवेश द्वार है। विद्यापति को पढ़ लिया जाए तो मैथिली, नेपाली, भोजपुरी, संताली, उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषा समझ सकने में बहुत आसानी होगी। मैं ये बात उन मित्रों के लिए कह रहा हूँ जो कि हिंदी भाषी है और इस जन माध्यम से लोग, अन्य क्षेत्रों के लोग भी सुन रहे हैं, कि एक विद्यापति को समझ लेने से आपका पूरा का पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। और विद्यापति भारतीय भाषाओं का इंद्रधनुष रचते हैं। उस इंद्रधनुष में वो जिस भाषिक अस्मिता को रचते हैं, वहां जाकर के विद्या, परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, इन सब का एक साथ समन्वय प्रकट होता है। बांग्ला, नेपाली, असमिया, उड़िया समाज से जुड़ाव अगर आपको रखना है तो आपको अपनी भाषा के पास जाना होगा, मैथिली के पास जाना होगा, विद्यापति के पास जाना होगा और उस सांस्कृतिक गरिमा के पास जाना होगा। विद्यापति पर अधिकार को लेकर बंगाल और मिथिला के लोगों में पर्याप्त रार हुई है। विद्यापति पर अधिकार को लेकर के, हालांकि अगर मेरे से पूछा जाए
तो लोगों को ये अटपटा लगेगा, लेकिन मैं बड़ा इस चीज़ को लेकर के मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक कवि को लेकर के, उसके काव्य क्षेत्र को लेकर के अलग अलग क्षेत्र के लोगों में विवाद हो कि आखिरकार ये मैथिली के कवि है कि बांग्ला के कवि है। अगर ये दरअसल में विद्यापति की ताकत है, और उस ताकत को आप समझेंगे तो वो आपको भाषाओं की सांस्कृतिक गरिमा और सांस्कृतिक अस्मिता में आपको जाना होगा। विद्यापति की परंपरा जिसका परिणाम भक्ति आंदोलन है, एक एक रूप में, मैं यह नहीं कहता हूं कि आखिरी बात, विद्यापति का एक एक रूप जो है, उनके सांस्कृतिक वैभव का एक रूप, वो भक्ति आंदोलन पर उसका प्रभाव दिखता है। यही कारण है कि आपको सूर के कई पदों में, रहीम में, आपको तुलसीदास में, कबीर में, मीरा में, रसखान में विद्यापति का विस्तार दिखेगा। मुझे दिखता है किसी न किसी रूप में विद्यापति का विस्तार इन सभी आचार्य और बड़े कवियों में दिखता है। हाँ, मैं नामवर सिंह जी की बात कह रहा था। नामवर सिंह कह रहे हैं कि मैथिली का उदय इतना पहले इसलिए संभव हो सका कि मिथिला शासन की स्वतंत्र इकाई के रूप में एक ही राजवंश के अंतर्गत कई शताब्दियों तक स्थापित रहा। ज्योतिरीश्वर और विद्यापति उसी राज्यकाल की उपज है। विद्यापति सॉरी सांस्कृतिक इकाई के रूप में इस जाति का संगठन दीर्घ परंपरा से होता आया है। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टियों से उन दिनों मिथिला मध्य देश से अलग और स्वतंत्र था। देखिए, मिथिला एक स्वतंत्र क्षेत्र रहा है। नामवर जी इस बात को कहते हैं। और यह जो मैंने कथन आपको कोट किया, यह कथन पढ़ करके मुझे बड़ी तसल्ली हुई। एक प्रगतिशील आलोचक, एक मार्क्सवादी विद्वान, वह मिथिला को लेकर के, और जो खाँटी हिंदी का विद्वान, वह मिथिला को लेकर के इस तरह के भाव रखते हैं। हालांकि वो एक बात से मेरी सहमति नहीं भी है कि राजसत्ता के कारण मिथिला और मैथिली का कोई विकास हुआ हो। एक हद तक हुआ है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मिथिला में राजघराने ने संरक्षित करने का काम किया है। आप देखेंगे कि तो दरभंगा महाराज ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो कि बहुत लीजेंडरी काम है। अगर आप एक बीएचयू के निर्माण को ही देख लीजिए तो उसमें जितने जितने अन्य लोगों की भूमिका है, उससे ज्यादा भूमिका आपके महाराज राम मतलब दरभंगा नरेश की है। और जब आप गेट पे ही जाते हैं बीएचयू के, तो बड़ी सी एक पट्टिका लगी हुई है, उसको पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि महाराज दरभंगा ने किस तरह की भूमिका वहाँ निभाई है, सर्वाधिक अनुदान दिया। और दरभंगा नरेश ने न सिर्फ बीएचयू के लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय, अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए उस राजशाही परिवार ने काम तो किया है, निसंदेह किया है, उसको स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, जहाँ जो चीज़ें अच्छी है उसको लेने में हमें बुराई नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से, अब उसको साइटेशन जरूर करनी चाहिए खास तौर पे। ठीक है, राजशाही में सारी चीज़ें शोषण होती थी, जनता का शोषण होता था, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के ये लोग बड़े मतलब अधीन थे। तथापि एक अगर महाराज परिवार का आप अगर योगदान देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को लेकर के, तो बहुत विराट रहा है। बहरहाल, मैं उस प्रकरण पर बात करने के लिए नहीं आया था। मेरी मंशा स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमें चलना पड़ेगा वो क्या है। दरअसल में आप समझिए कि आप उस सांस्कृतिक भाषिक परंपरा से हैं। स्वीकार करिए कि आपकी भाषा मैथिली है। जो मैथिली भाषी लोग हैं वो स्वीकार करें। कई लोगों को लगता है कि अरे हम केना स्वीकार करबे, हमरो नहीं छै, नहीं हो बोले पारे छियै। नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। आपको स्वीकार करना है और अपनी जो क्षेत्रीय अस्मिता है उसको
वो आपकी उतनी बुरी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप उस पे गर्व करिए और बाकी दूसरे पर मतलब आप आक्षेप और आरोप लगाइए, बल्कि आप मैथिली से एक भाषा के रूप में प्यार करिए। आपके क्षेत्र की भाषा है, जो कि पूर्वी भारतीय भाषाओं का प्रवेश द्वार है, जहाँ से बाकी पूर्वी भारत में प्रवेश किया जा सकता है। एक मैथिली सीख लेने से आप पूरब और पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण, भाषिक सांस्कृतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके आप एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। यह दरअसल में भाषा को जोड़ने का काम, जनता को जोड़ने का काम है। यहाँ सांस्कृतिक एकता दरअसल में भाषिक संस्कृति से निर्मित हुई है, और इस भाषिक संस्कृति से निर्मित इस भाषिक परंपरा पर आपको शर्म तो मत कीजिए अगर गर्व नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से स्वीकार करिए कि आपकी भाषा है, भले छोटी हो, बड़ी हो, मझोली साइज की हो। भाषा की कोई साइज, कोई डिजाइन एक नहीं हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैथिली एक गांव में बोली जाए वही मैथिली दूसरे गांव में भी बोली जाए। हमेशा भाषा बोलने वालों के मिजाज और उसके जो उच्चारण, उसके अपने पारिवारिक जो पारिवारिक परंपरा, परिवार। देखिए, जब आप मातृभाषा कहते हैं तो यहाँ स्पष्ट रहें कि मातृभाषा का मतलब सिर्फ माँ से सीखी हुई भाषा नहीं होती है। मातृभाषा का मतलब होता है सोशल लैंग्वेज, जो एक ऐसी भाषा जो कि आप अपने समाज से सीखते हैं, आप अपने पिता से सीखते हैं, आप अपनी माँ से सीखते हैं, आप अपने भाई से सीखते हैं, अपनी बहनों से सीखते हैं, अपने बाप दादाओं से सीखते हैं, अपने नानी दादी की कहानियों से सीखते हैं। वो आपकी मातृभाषा होती है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आपको सांस्कृतिक वैभव में भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक निष्ठा में विश्वास है, निष्ठा है, भारतीय संस्कृति के औदात्य को आप समझना चाहते हैं, भाषिक गरिमा को समझना चाहते हैं, भारत के भाषाई भूगोल को समझना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक वास्तविकताओं को समझना चाहते हैं, तो आपको छीना झपटी से, आपको बाद जबरदस्ती के दूसरे पे दोषारोपण करने से, दूसरी भाषाओं को के लोगों को ओछा और नीचा दिखाने से, आपको छोटा करने से ये नहीं होता है। आपको इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी लकीर लकीर खींचने के लिए अगर आप एक लकीर है, उसके समानांतर उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपकी भाषा जो जो भी है उसमें आप उस चीज को समझिए, वह आपके लिए काम की चीज है। उससे आप दूसरे क्षेत्रों के लोगों से प्यार करना सीखिए। आपकी मैथिली ने आपको आपके क्षेत्र में, आपके अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों में प्यार करने के लिए सिखाया है। हर क्षेत्र की मातृभाषा यही कार्य करती है। मेरा मानना है कि मातृभाषा जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के लोगों की जो मातृभाषा मैथिली है, वह किसी भी भारतीय भाषाओं से 20 नहीं है तो 19 नहीं है। उसकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको उसके चास बास में देखने की जरूरत है, उसको उसकी परिधि में देखने की जरूरत है, उसको उसके आसपास से देखने की जरूरत है। ये भी बात सही है कि मैथिली का जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास हुआ नहीं है। एक अष्टम अनुसूची में शामिल हो जाने से भाषाएं मजबूत हो जाए ऐसा नहीं है। सब लोग मिल करके उसमें काम करिए। सेंसस आए तो बताइए, लिखवाइए कि आपकी मातृभाषा मैथिली है। इसमें बुरा क्या है? कोई बुरी भाषा नहीं है। और स्वीकार करिए, मुक्त कंठ से उसको स्वीकार करिए जो आपकी भाषा हो उसको। आपकी भाषा में विद्यापति हैं, आपकी भाषा से रेणु हैं, नागार्जुन हैं, राजकमल चौधरी हैं, इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं, हरिमोहन झा हैं, धूमकेतु हैं। आज धूमकेतु जी का की पुण्यतिथि भी है संयोग से।
इतने लोग हैं कि मैं नाम जिनका लिया न लिया वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इतने लोग हैं आपकी भाषा में। लोगों ने कहा कि मैं अगर नाम गिनाऊं तो सिर्फ मैथिली भाषा में लिखने वाले मुस्लिम लेखकों की संख्या, कवियों की संख्या, किसी भी भाषा में लिखने वाले मुस्लिम कवियों की, लेखकों की संख्या से ज्यादा है। जिस भाषा में फजलुर रहमान हाशमी हो, गुफरान जिलानी, मुख्तार आलम, ये सब नए नए लड़के सब बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। एक परंपरा बनी हुई है, एक संस्कृति विकसित हो रही है। अब्दुल रज़ाक राइन और तमाम लोग भी मैथिली में लिख पढ़ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। और चीज़ों के विश्लेषण विवेचन पर आप जाएं, मेरा मकसद साहित्य पर नहीं है, मैं भाषा के बिंदुओं पर ले जाना चाह रहा था कि किस तरीके से आपकी पूर्वी भारतीय भाषाओं की संस्कृति के सांस्कृतिक विकास में, सांस्कृतिक एकीकरण में, सांस्कृतिक एकता में मैथिली की भूमिका एक प्रासंगिक, सर्वमान्य और एक व्यवस्थित हो सकती है। मेरा मानना है कि निश्चित हो सकती है, क्योंकि मैथिली भाषा पूर्वी भाषाओं का एक द्वार है जहाँ से आप पूरब में प्रवेश कर सकते हैं। और पूरब हमेशा सकारात्मक होता है, पूरब की ओर जाना सकारात्मकता की ओर जाना है। इसीलिए सकारात्मकता के साथ अपनी भाषा संस्कृति से आप प्यार करना सीखिए। आपकी भाषा आपको बहुत कुछ देगी, आपको पहचान देगी, आपको सम्मान देगी। कहीं भी आप जाएंगे तो आप अपनी भाषिक अस्मिता और भाषिक परंपरा के साथ जाते हैं। आपको कोई भी स्वीकार करेगा तो आपको आपकी भाषिक अस्मिता और भाषिक परंपरा से बहुत आसानी से स्वीकार करेगा। मेरा मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है।